नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं बालाघाट शहर से, जहां पर आज पौने 5 बजे करीब एक दैनिक अखबार के पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला किस तरह का है? क्या राजनीतिक साजिश है, क्या सामाजिक साजिश है या फिर धार्मिक साजिश है? ये हम जानने के लिए सीधा अस्पताल पहुँचे हैं और अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मिलिंद ठाकरे सर्जिकल वार्ड में अपने बेड पर लेटे हुए। कुछ देर पहले पुलिसकर्मी पहुंचे थे कोतवाली थाने से और इनके द्वारा उनका कथन भी बाकायदा लिया गया है। इनकी जो एफआईआर है वो भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन कुछ आपत्तियां भी एफआईआर को लेकर इन्होंने फ़िलहाल जो पुलिसकर्मी यहां पहुंचे थे उनके सामने दर्ज की है। क्या ये आपत्तियां हो सकती है ये भी समझेंगे। तो चलिए आपको सीधा पत्रकार मिलिंद ठाकरे से मिलाते हैं, समझते हैं कि हमला किस तरह का है, क्या उन्हें लगता है। जाहिर सी बात है कि हमले में चाकू का प्रयोग किया गया है, मतलब साफ है कि जो हमलावर थे उनकी नीयत जान लेने की भी हो सकती है। मिलिंद जी बताएंगे कितने बजे के आसपास ये घटना हुई, और सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे जो अचानक से इस तरह का आपके ऊपर हमला हुआ, प्रहार हुआ? अम्बेडकर चौक की तरफ जा रहा था अपनी स्कूटी गाड़ी से और धीरे ही चल रहा था मैं, तो पीछे तरफ से स्प्लेंडर गाड़ी में दो लोग आए। चलती गाड़ी में गाली वाली देने लगे, समाचार प्रकाशन को लेकर के बात करने लगे, समाचार ऐसा छापता है। इतना बोलने के साथ ही उन्होंने सीधे चाकू से वार करना शुरू कर दिया। चाकू उन्होंने जांघ पे मारी 2-3, एक चाकू एक घाव थोड़ा गहरा लगा। जब तक मैं कुछ समझ पे आता और ये होता तब तक चाकू लग चुका था मेरे पे और मारने का प्रयास करते जा रहे थे, मगर उन्होंने जैसे ही चाकू मारे, मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी गिर गया, गाड़ी से मैं गिर चुका था। उन्होंने चाकू मारने का पेट में भी प्रयास किया, पर गिरने की वजह से वो चाकू मेरे को नहीं लग पाई पेट में। उसके बाद आसपास के कुछ लोग दौड़े के आए और वो लोग भाग चुके थे, मुँह बंधा हुआ था उनका। और दो आसपास के लोग आकर के फिर मेरे को उठाने की भी कोशिश किए, फिर सब पूछे क्या हुआ भैया। चाकू मारे तो खून निकलना शुरू हो गया था, मेरा बहुत ज़्यादा गहरा घाव लगा था। तो फिर समाचार छापने का आपने जिक्र किया, ऐसे कौन कौन से समाचार है आपने पब्लिश किए जिसको लेकर हमलावर इस तरह की बातें कर रहे थे? आपको किस पर आशंका है, क्या आपको संभावनाएं है, कौन हो सकते हैं ये हमलावर? मैंने पूर्व में भी रामकिशोर कावरे जी, जो पूर्व मंत्री हैं भाजपा के, उनके खिलाफ समाचार लगाए थे। उनको और उन्हीं के भाई राजकुमार कावरे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है। चूँकि राजकुमार कावरे आदतन अपराधी है, मर्डर केस में जेल जा चुका है, गुंडा बदमाशी करना उसका पेशा था। सबको पता है कि लगभग 22-23 प्रकरण उसके ऊपर जिले में पंजीबद्ध हुए थे गुंडागर्दी को लेकर के। उससे मेरे को सबसे ज़्यादा जान का खतरा था और मैंने हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई जिसमें मेरा ये बात का उल्लेख है कि इनसे मेरे को जान का खतरा है। वर्तमान में 1 साल पहले मैंने धान के बड़े घोटाले को, मैंने धान जो तस्करी थी हो रही थी ज़िले से, उसको लेके उजागर किया था। और निशित श्रीवास्तव जो आउटसोर्स ठेकेदार है, उसे लेकर के भी मैंने समाचार प्रकाशित करके उसके भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके बाद से इन पे कार्रवाई भी हुई है, कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी हुए हैं और इनके जांच जो विभाग ने जांच किया तो इनके खिलाफ जांच में कमियां भी पाई गई है। अभी हमलावरों को आपने देखा था क्या, किस तरह से दिख रहे थे, क्या उनका हुलिया था? नहीं, मुंह में उन्होंने गमछा बांध करके आए थे और इसलिए मैं उनको पहचान नहीं पाया। बस बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ी समझ में आई, बाकी मैं उन बॉडी लैंग्वेज से वो कौन हो सकते, क्या हो सकते, नहीं पहचान सकता मैं उनको। जिनके ऊपर आप साजिश रचने के, प्राणघातक हमला करने के आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस है जिस बेस पर आप आरोप लगा रहे हैं? क्या इसके तथ्य हो सकते हैं आपके अनुसार? जी, मैंने याचिका जो लगाई है हाई कोर्ट में रामकिशोर कावरे और उनके भाई राजकुमार कावरे के खिलाफ 2023 में, उसमें उसके बाद से लगातार धमकियाँ आई हैं। मेरे दोस्तों को बुला करके मेरे नाम से धमकी दी गई है। उसके बाद में जब मेरे पे फर्जी केस और बनवाए गए और जब मैं उस वक्त जेल में भी था, तब भी मेरे संपादक को रामकिशोर कावरे के आदमियों ने जा कर के बोला कि अगर वो केस नहीं उठाएगा तो उसके साथ घटनाएँ घटती रहेंगी, हमला होते रहेंगे। एक चीज़ मैंने देखा कि जब यहाँ पहुँचा तो पुलिसकर्मी आपके कथन दर्ज कर रहे थे। आपको क्या आपत्ति है कथन में, किन चीज़ों को लेकर आपने आपत्ति दर्ज कराई थी? क्योंकि ऐसा मुझे लगा कि कुछ आपत्ति आप दर्ज कर रहे हैं। मैंने अपनी शिकायत में चारों के नाम का उल्लेख कर रहा था कि मुझ इन चारों पे शंका है, इन्होंने ही षड्यंत्र करके
किराए के हों या इनके पास काम करने वाले लड़के हो सकते हैं, उनसे मेरे पे हमला करवाया, पर पुलिस उनके नाम लिखने कतरा रही थी। मैंने इसी बात पे आपत्ति लगाई कि अगर मेरे पे जिस पे आशंका है, जिसमें मैंने लिखित में पिटीशन दायर किया है कि ये लोग मेरे पे हमला कर सकते हैं, उनका नाम लिखने में पुलिस क्यों कतरा रही? एक पत्रकार होने के नाते जिस तरह की घटना आपके साथ हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या राय है, आपके क्या विचार है? जिस तरह से दिन दहाड़े शहर के भीतर में पास इलाके में एक मुख्य मार्ग पर हमला हुआ है। इससे यही कह सकते हैं कानून व्यवस्था तो चरमराई हुई है। जब एक पत्रकार पे जो सच के लिए लड़ता है, सच के लिए लिखता है, उस पर दिन दहाड़े हमला हो सकता है, तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी आप समझ सकते हैं। आपके बारे में भी कुछ राय बना ली गई है कुछ लोगों के द्वारा कि आप टारगेटिव पत्रकारिता करते हैं, इंडिविजुअल किसी के व्यक्तिगत मामलों पर ज़्यादा अखबार में प्रकाशित करते हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? इन आरोपों को आप कैसे लेते हैं? पत्रकार, मैं जहाँ तक मानता हूँ, पत्रकार का काम है निष्पक्षता से पत्रकारिता करना। मगर मेरे पास में अगर किसी के खिलाफ में भ्रष्टाचार से संबंधित हो या उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित हो, जानकारी आएगी, एविडेंस आएगा, मैं समाचार लिखूँगा। और चूँकि मैं लिखता हूँ, ये बात और है कि मेरे शब्द थोड़े कड़े होते हैं, इसलिए हो सकता है इन्हें चुभते हों। बाकी ये बात बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति, चाहे किसी पार्टी विशेष का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जिसके संबंधित विषय में समाचार आता है, मैं प्रकाशित करता हूँ। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। ऐसे ही कुछ मामलों को उजागर करने को लेकर सहारनपुर में कुछ घटनाएं हुई है, पत्रकारों पर कुछ लगातार हमले देखने मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ हद तक हमले सामने आए हैं। अब बालाघाट में इस तरह का आपके साथ घटना होना, आपके पहले भी एक पत्रकार की बालाघाट में जान जा चुकी है। ऐसे हमलों को एक पत्रकार के नज़रिए से आप कैसे देखते हैं? मैं मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन को पत्रकारों को लेकर के थोड़ा सजग रहना चाहिए। मैंने पहले भी पुलिस प्रशासन को शिकायत में मेरे पे हमला होने, मेरे पे षड्यंत्र करने की लेकर मैंने लिखित शिकायत दे चुका हूँ। हाई कोर्ट की याचिका में भी ये बात को उल्लेख है और हाई कोर्ट ने निर्देशित किया था कि जो इनकी सुरक्षा दी जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, उसको सुनिश्चित करे। मगर मेरे उस पत्र पे और हाई कोर्ट के निर्देश पे पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं करी। इससे समझ में आता है कि आम जनता, ये खास करके पत्रकारों को लेकर के पुलिस और प्रशासन, शासन और प्रशासन दोनों गंभीर नहीं है। जो पत्रकार सबके भ्रष्टाचार उजागर करता है, सत्य को लिखता है, लोगों की बात जनता तक पहुंचाता है, जब उन पे हमले की बात आती है तो यही नेता लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, यही प्रशासन हाथ खड़े कर लेता है। मगर जब इनको अपनी सूचना तंत्र बनाना होता है, अपनी चीज़ें बात जनता तक पहुंचानी होती है, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, तो इनको पत्रकारों का ही सहारा चाहिए होता है। मगर जब पत्रकारों की बात आती है तो ये सुरक्षा के नाम पे हाथ खड़े कर लेते हैं। इनके लिए कोई नियम, पत्रकारों के लिए कोई नियम नहीं बना सकते, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के कभी नियम नहीं बना सकते। नियम बनने चाहिए, नहीं तो पत्रकारों पे हमले होते रहेंगे, पत्रकारों की जान जाती रहेगी और उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। तो ये पत्रकार मिलिंद ठाकरे है और इनका सीधा सा आरोप है, शंका जाहिर की है कि इसके पीछे जो सत्तासीन सरकार है, उसके जो पूर्व मंत्री है और मंत्री के जो भाई है, उनके ऊपर शंका जाहिर की है कि ये साजिशकर्ता हो सकते हैं। हमलावरों को फिलहाल इन्होंने पहचान नहीं पाया है क्योंकि वो नकाब में थे, लेकिन जिस तरह की घटना शहर के भीतर में हुई है, एक प्रमुख मार्ग पर हुई है, ये कानून व्यवस्था के लिए कहीं न कहीं शर्मनाक घटना है। कानून व्यवस्था के रखवालों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई कैसे दिन दहाड़े किसी पर हमला कर सकता है। यदि कोई पत्रकार आपके खिलाफ़ या किसी के भी खिलाफ़ कोई खबर छाप रहा है, गलत हो सकती है खबर, सही भी हो सकती है, गलत है तो आपके पास अधिकार है कि उस खबर को आप चैलेंज करें, पुलिस में शिकायत करें, प्रशासन को शिकायत करें, सरकार तक अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन आप खबर के एवज में किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं, वो भी दिन दहाड़े इस तरह से घटना नहीं कारित कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। पुलिस को इस घटना से सबक लेना चाहिए कि आखिरकार कैसे हमलावरों का, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों का शहर में कब्जा होते जा रहा है और वो दिन दहाड़े लोगों पर हमला करने के लिए आमादा हो रहे हैं।